तो आज हमारा टॉपिक यह है। तो मुझे कल मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मुझे थोड़ा बता सकती हैं विद्यालय में अनुपस्थित और शांति पहले मुझे ये भी बता दिए, विद्यालय में अनुपस्थित कौन होता है? छात्र भी हो सकता है, आपका शिक्षक भी हो सकता है। तो हमें विद्यालय को किस तरीके से मैनेज करना है, तो इस पे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। चलिए बताइए। चलिए इंदु जी, आपसे ही स्टार्ट करते हैं, आप बताइए। जी सर। सर, ट्रांसफरेबल पेरेंट्स की वजह से भी, क्योंकि रोजगार की उसके तलाश के लिए पेरेंट्स कहीं ना कहीं चले जाते हैं, उसकी वजह से भी। और जो बेसिक बुनियादी ढांचे हैं, जैसे विद्यालय में शौचालय नहीं होते, मतलब सेपरेट वो नहीं होते हैं गर्ल्स के लिए, तो उसमें गर्ल्स का ज्यादा रहता है ड्रॉप आउट का। और समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों के ऊपर घरेलू दायित्व आ जाते हैं या आर्थिक दायित्व आ जाते हैं। मेनली गर्ल्स के ऊपर रहता है कि छोटे भाई बहन की देख रेख करनी है, मदर फादर तो चले गए हैं वर्क प्लेस पे, और जल्दी शादी का भी है। और बच्चे के स्वास्थ्य की वजह से भी है, कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं, दूर स्कूल में नहीं जा पाते हैं। अनट्रेन्ड टीचर्स भी हैं। जिस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का है कि अगर दिव्यांग बच्चे हैं, पार्शियली दिव्यांग हैं, तो उनको हमने एक साथ ही बिठाना है। लेकिन टीचर इतने ट्रेंड नहीं है कि उन बच्चों को अच्छे से सिखा सके, तो बच्चा अपने आप में हीन भावना ले आता है, तो वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता। और दंडात्मक कार्यवाहियां स्कूल में होती हैं, ऑन पेपर तो नहीं होता, लेकिन फिजिकली असोल्ट होते हैं बच्चे, तो कभी कभी उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, डर जाते हैं, फिर वो स्कूल नहीं जाना चाहते। बिल्कुल सही कहा। और कभी कभी कम्युनल मुद्दे भी आ जाते हैं, यस। जिस तरह से मुस्लिम बच्चों को, गर्ल्स को ज्यादा नहीं, एक एक्सपोजर नहीं मिलता है। मतलब सिटीज में तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इतना ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत सुंदर आपने अच्छा इसको व्याख्यान किया। क्या ये मुझे बता सकती हैं कि ये विद्या जी, आपसे भी हमने कहा था। चलिए आप भी बताइए। आवाज़ आ रही है? सर इसमें मतलब जो इन्होंने बोला था वो सारे पॉइंट को, अगर वो वाले सारे पॉइंट ठीक है, इसमें बस मैं 2 पॉइंट और ऐड कर सकती हूँ। ज़्यादातर तो लोगों को परेशानी होती है दूर क्षेत्र में, जैसे कोई दूसरे एरिया से आ रहा है तो रास्ते में परेशानी होना, और माहौल माहौल उसमें ज़्यादा होता है कि रास्ते में लोगों का परेशान करना, वो चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि मतलब जो शिक्षक हैं उनके उनका मतलब पढ़ाई, मतलब उनको पढ़ाने का तो टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में जो टीचर्स, उनके ऊपर काम बहुत सारे होते हैं, तो उनका एक अलगाव सा होता है पढ़ाई में। जैसे रुझान वाला मतलब जैसे एजुकेशन है वो इंटरेस्टेड नहीं हो पाती, तो बच्चे काफी ऐसे होते हैं बोर होके, बोर भी जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो सरकारी स्कूल है वो हाफ खाने तक ही है, भोजन के समय तक है, हाफ जो लंच टाइम है उसके बाद से वो है। चलिए ठीक है। अच्छी बात है। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, जिस चीज़ पे, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, तो बड़ा ही गंभीर भी है। यहाँ पर हम अगर ये बात करें सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर जो टीचर्स हैं, हम इसमें टीचरों को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यालय में अनुपस्थिति की बात करते हैं, विद्यालय में अनुपस्थित आपका वो जो कर्मचारी है, या पियोन है, या फिर प्रधानाध्यापक है, या फिर आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, या फिर कहें आपके टीचर्स हैं, तो या फिर छात्र हैं, हम सभी को लेके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिकली बुनियादी चीज़ें हैं। अगर किसी विद्यालय में अगर इस तरीके से बहुत अधिक मात्रा में अनुपस्थित छात्र रह रहे हैं या अनुपस्थित शिक्षक रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो शिक्षण व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। सबसे पहली कारण, जैसे अभी हमें इंदु जी ने बताया था कि बहुत से ऐसे ड्रॉप बैग हैं जो हम विद्यालय छोड़ भी देते हैं और ऐसे नहीं आ पाते हैं। सबसे बड़ा, अगर हम देखें 2020 और 21 के अगर समकक्ष अगर देखें, तो उसमें सबसे जो ड्रॉप ड्रॉप करा है, जिन्होंने स्कूल को ड्रॉप किया है, उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो आपकी छात्रों की है, छात्राओं की है। क्योंकि छात्राओं को बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें कहा कि अभी इन्होंने कि उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली जो भी मान लीजिए 10 साल से ऊपर की जो बच्चियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसी बहुत ढेर सारे ऐसे घटनाक्रम होता है, तो उन वजह से भी कहीं ना कहीं वो डर जाती है। देखिए, बेसिकली अगर हम कहें तो अगर
हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो अनुपस्थित होना, जब यदि कोई बच्चा शिक्षण कार्य में अगर अनुपस्थित होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो बौद्धिक विकास जिस क्रम में चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो अन्य बच्चों के सापेक्ष क्या होता है, वो पिछड़ जाता है। जब वो पिछड़ जाता है तो उसको उसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है, और उसके जो नंबर गेन करने थे जिसको, वो उतना नंबर गेन नहीं कर पाते। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो वो जो बच्चा नियमित तौर पर आ रहा है, जो बच्चा बहुत कम स्कूलों में अपनी अटेंडेंस दे रहा है, तो उसके सापेक्ष क्या होगा, जो बच्चा लगातार आ रहा है उसमें जो शिक्षण की जो प्रवृत्ति होगी वो बहुत अधिक विकसित होगी। जो नहीं आ रहा है उसके सापेक्ष है जो व्यक्ति, जो बच्चा बेसिकली जो कंटिन्यू विद्यालय आ रहा है उसका सर्वांगीण विकास होगा, ना कि उस बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्थिर हो रहा है, किसी न किसी जगह पर वो स्थिर हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ह्रास ये आ रही। हमने तो कहा कि एक तो उसका जो परीक्षा फल है उसमें भी उसका जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कहें, उसमें भी उसको नुकसान झेलना पड़ता है। और साथ ही जो उसका बौद्धिक है, नैतिक जो दायित्व है, कहीं ना कहीं उन दायित्वों से भी वो क्या अछूता हो जाता है। जिस प्रकार से विद्यालय में जो एक वातावरण विकसित होना चाहिए कि 100% आप बच्चे उपस्थित होने चाहिए, तो उसके सापेक्ष बच्चे नहीं आ पा रहे। जैसे इंदु जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, बहुत ढेर सारी सी प्रॉब्लम होती हैं। कुछ ऐसे बेसिकली ये प्रॉब्लम किन चीज़ों में क्रिएट होती है, मध्यम परिवारों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा सा मध्यम परिवार से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, या फिर मध्यम परिवार से नीचे चले जाएं, तो वहाँ पर नीचे अगर देखें तो वहाँ पर बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको रोजगार की बात की जाती है। ऐसे बहुत से गरीब तबके के जो लोग होते हैं, बच्चों की फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चा इस डर के मारे स्कूल नहीं जाता है कि उसको बुली किया जाता है। कक्ष में टीचर भी उसको बुली करता है कि आ जाते हो पढ़ने के लिए और फीस सबमिट नहीं कर रहे हो। तो बहुत ढेर सारे ऐसे ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से छात्र क्या करता है, कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है। चाहे वो अपनी आर्थिक तंगी के कारण हो, या किसी डर के कारण हो, या फिर ऐसी बहुत ढेर सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो विद्यालय प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो उनसे अछूते रहते हैं, या उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो ऐसी गतिविधियां होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, वो चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती हैं कि बच्चा किन चीज़ों को फेस कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि अगर आप बेसिकली अगर हम देखें स्कूल में नियमित उपस्थिति की अगर हम बात करें, तो आप बच्चों को सिखाने में मदद कर सकते हैं कि कहीं आप बच्चों को ये ज़्यादा अटेंडेंस होती है, कहीं कम होती है, या उनके विकास या उसके समग्र स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उसके स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए अगर हम बेसिकली अगर देखें, अमेरिकन एक एकेडमी है और पीरियड एजुकेशन करके कुछ ऐसे लिखा है, तो वो कहती है कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करनी चाहिए हमें, कि बच्चों को शैक्षणिक क्षेत्र में उन गतिविधियों में स्वाधिक तौर पर उसमें प्रतिभाग करने, उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा लगातार क्या होता है उनके प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। जो बच्चा लगातार अनुपस्थित होता है और काम से दूर रहने की समस्या का समाधान हमें ढूंढना चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि दीर्घकालीन अनुपस्थिति क्या होती है, अगर हम कहें भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई एब्सेंट रहता है तो उसको क्या कहते हैं, तो जब ये लंबे समय तक अगर कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो उसका मतलब अगर हम देखें स्कूल स्कूल से बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहता है, तो किसी भी कारण से माप या बिना माप किए, या विशेषज्ञों की अगर बात करते हैं, या फिर राज्य क्रोनिक अनुपस्थिति को भी क्या करता है, वो बेसिकली अगर हम देखें तो एक पैमाना होता है जो 10%, अगर हम 10% की रेंज में अगर उसको रखते हैं तो 10% बच्चे की एब्सेंटी हम स्वीकार कर सकते हैं। मगर अगर साल भर में अगर हम देखें तो लगभग जो हमारे बैठता है वो आपके 18 दिन होते हैं, वो अनुपस्थित रहने के रूप में हम उसको परिभाषित करते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा लंबा रहता है तो फिर क्या होता है, या तो स्कूल को उसको टीसी देनी पड़ती है, उसका नाम काटना पड़ता है। यदि अगर हम देखें बेसिकली अगर हम बात करें तो एक विद्यार्थी अनुपस्थित होता है तो कौन बनता है, वो किस टाइप का बनता है। तो अगर देखते हैं तो कहीं ऐसी समस्याएं हैं जो अभी इंदु जी ने स्पष्ट तौर पे रखी। तो बेसिकली हम देखें तो छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, वो सामाजिक नहीं हो पाता है, उसका बौद्धिक विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता है,
और साथ ही जो हम एक अच्छे व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन हम अभी समझेंगे कि विद्यालय छोड़ने के कारण, और समाधान भी हम उसके ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी जो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि विद्यालय में अनुपस्थिति की अगर बात करें, जब अनुपस्थिति होते हैं तो उससे क्या होता है, विद्यालय का कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। अगर कोई बच्चा लगातार अनुपस्थित रहता है, कहीं 10 दिनों में एक बार आता है, तो कहीं दूसरे जो उसके सहपाठी होता है तो उसके हृदय मन में भी ये जिज्ञासा पैदा होती है कि वो बच्चा लगातार नहीं आ रहा है तो मैं भी कहीं ना कहीं विद्यालय ना आऊँ। बेसिकली घर से उसे भेज दिया जाता है, मगर वो क्या करता है, रास्ते से स्कूल बंक कर देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्तियां भी बच्चों के अंतर्गत पैदा हो जाती हैं, जिससे कि बच्चे गलत राहों में चलना शुरू कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपने आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर हमने सरल रूप में, अगर एक इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु अगर मैं आपके सामने रखूं, यदि कोई टीचर लगातार अपसेंट रहता है या कहें लगातार लंबी छुट्टी में रहता है, चाहे मेडिकल में चला जाता है या फिर आपके सीएल में चला जाता है या स्पेशल लीव में चला जाता है, तो इस कारण क्या होगा, तो विद्यालय में जो टीचर जिस क्लास को पढ़ा रहा है, उस क्लास में जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत अधिक नुकसान होता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है विद्यालय प्रबंधन, क्या करता है उस कंडीशन में, उसका क्या मतलब है, अरेंजमेंट दूसरे टीचर को लगाता है। मगर पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का जो टीचर है, अगर वो लगातार अनुपस्थित है तो बच्चा क्या होगा, विशेषकर उस विषय में कहीं ना कहीं कमजोर होगा। जब कमजोर होगा तो उसके पीछे का रीजन क्या है, शिक्षक का उपस्थित ना होना और शिक्षक के द्वारा सही तरीके से ज्ञानार्जन ना कर पाना। तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं, और साथ ही एक बच्चे के अंदर एक गुण भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि हम नहीं आ रहे हैं। और क्या होता है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा ड्रॉप बैक है कि जिस प्रकार से सरकार नीतियां बना रही हैं, हम कहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर राइट टू एजुकेशन अगर हम बात करें, एनईपी 2020 की बात करें, तो इसमें ये चीज़ का प्रावधान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर, एनईपी 2020 में भी उसका जिक्र किया गया है, अगर कक्षा 1 से लेकर अगर हम बात करें 8 तक, जो हम कहते हैं कि 0 से लेकर आपके 1 से लेकर, हम अगर 3 वर्ष से 3 से लेकर अगर हम बेसिकली अगर बात करते हैं, 3 से लेकर अगर हम बात करें 3+2+ जो वाला जो फॉर्मूला था, तो ये आपकी कितना है, 17 साल तक या 16 साल तक की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो 18 साल उसमें दिया हुआ है। तो हम 14 साल तक के एज के जो ग्रुप होता है, 1 से लेकर 8 तक के अगर जो बच्चों को हमने क्या करा है कि अब उनको हम अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब हम अनुत्तीर्ण नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के जो हृदय मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी भावनाएं विकसित हो जाती हैं कि अगर मैं नहीं भी पढ़ूं तो भी मैं पास हो जाता हूं और अगली क्लास में चले जाना। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जिस व्यक्ति विशेष को होता है वो आपके छात्र को होता है, और छात्र से ज़्यादा उसके गार्जियन को वो नुकसान होता है। गार्जियन ये नहीं समझ पाता है कि मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में बेसिकली कमज़ोर है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट में वो एकदम क्लियर पास होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हो जाती हैं। अगर कोई इससे बेहतर कोई बताना चाहता है तो इसके कुछ और कारण बता सकता है, तो बताइए। बता रहे हैं? जी सर, सोशल मीडिया भी है, क्योंकि बच्चे आजकल इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वो स्कूल को कुछ समझते ही नहीं है। वो जैसे बड़ी एज के बच्चे यही सोचते हैं कि टीचर से ज्यादा तो हमें आता है। मीन्स जो टीचर और स्टूडेंट का फेथ था वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज्यादा यूज से कम हो गया है। बिल्कुल सही कहा। जो हमारी, हम कहते हैं कि ना, हमारी जो पुरातन जो गुरुकुल शिक्षा थी या वैदिक कालीन जो शिक्षा थी, वह गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध था, आज के परिदृश्य में वो कोसों दूर चला जा चुका है। अगर आप बच्चे को अगर एक दो शब्द बोलोगे, वो आपसे तन के खड़ा हो जाएगा और आपसे उल्टा सिल्टा बोल दो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसके जो कारण थे, यही बेसिकली कारण पूछे जाते हैं। अब जो पूछा जाएगा आपसे कि स्कूल छोड़ने के कारण क्या हो सकते हैं, तो मैंने टॉपिक ये यहाँ से रखा है। बेसिकली वो चीज़ें आपको पता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ चल रही है अभी। इंदु जी, आपने कहा था कि मैं उसी पे आता हूँ पहले। पहले मैं उस पे आता हूँ। जो आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप बैक कर रही हैं वो गर्ल्स कर रही हैं, तो उस पे हम बात मैं उस पे करना चाहूँगा। देखिए,
ये जो महत्वपूर्ण है इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम कुछ दशक पीछे की बात करें, अगर हम कोरोना काल की भी बात करें या उससे कुछ दशक पीछे जाएं, तो भारत में महिलाओं की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रगति हुई है। और साथ ही फिर भी अभी हम देखें बहुत कुछ हासिल करना हमें अभी शेष है। अगर आज की तिथि में अगर हम देखें, जो महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुष के समकक्ष क्या है, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, प्रगति पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मगर अगर हम देखें तो हम हमें ये खुश नहीं होना चाहिए कि हमने महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष रख दिया। अभी ऐसे बहुत कुछ हमने हासिल करना है जो अभी हम जो हासिल नहीं कर पाए। अगर हम भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कहीं ना कहीं आज भी वो महिलाओं की दयनीय स्थिति बहुत खराब है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, आपकी स्थिति बहुत बेकार है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं, जो जनसंख्या जो निवास करती है, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है। 20% जो जनसंख्या है वो आपके शहरों में रहती है, महानगरों में रहती है, और 80% जो जनसंख्या निवास करती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जैसे अभी इंदु जी ने कई चीज़ों पे उस पर उल्लेख भी करा था। कहीं कास्टिज्म है, कहीं पर लड़कियों को असुरक्षा का भाव है, कहीं पर उनको उनकी इज्जत का है, या कहीं ऐसे शरारती तत्व है। बहुत ढेर सारी ऐसी महिलाओं के सामने ऐसी समस्याएं फेस करनी होती हैं जो जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप बैक करके अपने घर बैठना पड़ता है। तो हम भारतीय महिलाओं ने भारत के लिए अगर हम देख रहे हैं, बेसिकली ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है। यदि उन्हें अतिरिक्त संयोग और समर्थन प्राप्त होता है तो वो किसी भी अन्य क्षेत्र में अपना नाम कर सकती है। आपको पता होगा कि अगर हम महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आप देखोगे आज हमारे देश की जो प्रथम नागरिक के तौर पे जिसे जाना जाता है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जाना जाता है कि जो एक आदिवासी महिला होने के बावजूद भी शीर्ष नेतृत्व में वो बैठी है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्नति हुई है। विशेष रूप से अगर हम देखें शिक्षा के मामले में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ना कर सकने का कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। बेसिकली हर क्षेत्र में, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें या अन्य क्षेत्रों में देखें, तो महिलाएं तो बढ़ रही हैं। अगर आप बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का उतना ज़्यादा प्रदर्शन खासा अच्छा खासा नहीं है। शहरों में होगा, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उसी जस की तस ऐसी स्थिति बनी। यदि हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की इच्छा रखते हैं, तो जैसे अगर हम आर्थिक महाशक्ति की अगर बात करते हैं, हम अभी तो क्या है, विकासशील देशों की श्रेणी में खड़े हैं। अगर हम अपने आप को विकसित राष्ट्र अगर हमें बनाना ही है तो हमें सभी को एक साथ लेके चलना होगा। और एक तरफ हम नारा देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री एक नारा देते हैं कि विश्व गुरु। हम कहते हैं कि हम अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु कुछ ब्राह्मणों को या वैश्यों जो क्या जो क्षत्रिय हैं ये इनको लेके तो हम नहीं बन सकते। किसी एक हिंदू धर्म को लेके तो हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। तो आपको ये पता है कि हमारा जो संविधान है, संविधान क्या है, विविधताओं का ये हमारा देश है, जहाँ पर अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व होता है, अलग अलग जो रिचुअल हैं वो तमाम चीज़ें होती हैं। बेसिकली हम कहें तो हमारी विविधताओं का एक खूबसूरत ये देश है। बिना एक वर्ग को लेकर अगर हम बेसिकली बात करें, हिंदुओं को लेकर चलें, तो हमारा देश विश्व गुरु कभी भी नहीं बन सकता। जब हम एक साथ होकर चलें, जब हमारी शिक्षा में जो हमारा आज भारत पहला पूरे विश्व में अगर कहें, भारत एक ऐसा इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर जो शिक्षा में जो जीएसटी लगती है वो 18% जीएसटी भारत में लगती है। तो शिक्षा सबसे ज़्यादा महंगी अगर किसी देश में है तो वो भारत है। तो भारत अगर इतनी महंगी शिक्षा दे रहा है तो विश्व गुरु बनने की जब हम बात करते हैं तो कभी भी अपने 100 जन्म भी ले ले तो भी ये विकसित या कहें हिंदू राष्ट्र जो हम करते हैं विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु बन ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप एजुकेशन इंडेक्स में अगर हमारी देश की स्थिति देखोगे, 147 क्या समथिंग हमारा कहीं ना कहीं रन करते हैं। अगर हम बात करते हैं जो जैसे फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जो शीर्ष नेतृत्व में जो खड़े हुए हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो प्रथम पायदान पे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो खड़ा हुआ है, जो महाशक्ति के रूप में जो खड़ी हुई है, वो नहीं कहता है कि मैं विश्व गुरु या विश्व गुरु की या कहें या जो भी कहा जाता है, तो वो बनने की तो कभी इच्छा वो जाहिर नहीं करते। बेसिकली हमें क्या है, हमें महाशक्ति की इच्छा रखते हैं तो हमें एक राष्ट्र को एक अपने संभावित कार्यबल
के आधे हिस्से की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक आधे हिस्से को लेकर आप नहीं कर सकते। एक समाज के रूप में महिला महत्वपूर्ण है और स्थायी समाज परिवर्तन लाने की एक धुरी है। अगर हमें समाज में अगर परिवर्तन लानी है तो महिला क्या है, उसका केंद्र बिंदु है। तो महिला ही वो धुरी है जो इस चीज को कहीं ना कहीं साकार कर सकती है। व्यक्ति के रूप में उन्हें अपने उत्कृष्टतम विकास का अवसर मिलता है। देखिए, ये कहता है कि इस संदर्भ में महिला विशेषकर उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, जो बेसिकली मैंने जो इंदु जी का जो पॉइंट मैंने पकड़ा था, तो इन्होंने कहा था कि बालिकाओं के लिए पढ़ाई छोड़ने का सदृश अगर हम कहें क्या कारण रहा है कि बालिकाएं हमारी जो शिक्षा से पीछे जा रही है या उसको छोड़ी, पढ़ाई छोड़ने के कारण क्या हो सकते हैं। भारत में महिलाओं द्वारा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, इनको नोट करते हुए चलिएगा। जो ये आपको यहाँ पर ये जो देख पा रहे होगे, देखिए, पढ़ाई छोड़ने के कारण भारत में महिला बालिकाओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के विविध कारण रहे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख कारण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। घरेलू गतिविधियों में संलिप्त रहती हैं। तो कितनी, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितनी प्रतिशत बालिकाएं घरेलू गतिविधियों में संलिप्त रहती हैं, कितने प्रतिशत रहती, तो आपके यहाँ पर 32 दिया जाता है, 31 दिया जा सकता है, 50 दिया सकता है। तो आपको ये पता होना, जब आपने पढ़ा होगा तब आप बता सकते हो कि 31.9% जो है, आई थिंक ये लेके चले कि 32% के समथिंग क्या है, हमारी जो बिटियां रानियां हैं वो क्या है, घरेलू जो गतिविधियां होती हैं, काम काज जो हैं, तो उसमें लिप्त रहती है। और 18.4% जो बच्चियां जो स्कूल छोड़ देती है वो आर्थिक तंगी के कारण से छोड़ देती हैं। और उससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, शिक्षा में रुचि का अभाव जो है वो आपके 15.3% क्या है, जो बच्चियां हैं जिनको शिक्षा से कहीं से भी उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, वो शिक्षा से ज़्यादा सरोकार नहीं करती हैं। तो ये लेके चले कि इतना। अब विवाह के कारण कितनी होती हैं, देखिए, अगर आप देखोगे तो ये 12 कितना है, 4% ये होते हैं। तो बेसिकली अगर आप इनको जोड़ो तो कितना बनेगा, तो आप लगा सकते हो कि कितना प्रतिशत हमारी जो बालिकाएं हैं वो विद्यालय छोड़ी। देखिए, आपको आश्चर्यजनक एक जो जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो आंकड़े मिल रहे हैं, तो आर्थिक तौर पे 18% हैं। और रुचि ना लेने वाले बहुत, सबसे ज़्यादा रुचि अगर हम शिक्षा के अंतर्गत अगर रुचि जो नहीं ले रही वो 15.3%। अगर आप NEP 2020 को पढ़ोगे, NEP 2020 का जो लक्ष्य रखा गया है वो कहते हैं कि 2035 तक हमने 6 करोड़ लोगों को, जो 6 करोड़ बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इस चीज़ का भी प्रावधान दिया गया था, जो एक लक्ष्य रखा गया 2000, हम अगर कहें राइट टू एजुकेशन जो लाया गया था 2001 में, जो 2000 में लाया गया था, 2001 से इसको क्रियान्वित किया गया था, 2010 तक लाया था। फिर इसकी मियाद बढ़ा दी गई थी, 2017 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो उसके पश्चात 2017 तक इसलिए बढ़ाया गया कि शिक्षा से जो बच्चे छूट रहे थे उनको भी मुख्य धारा में लाने का कहीं ना कहीं प्रयत्न किया गया था। तो फिर 2020 की जो 19 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब जारी होती है, जब बनता है, उसका ड्राफ्ट बनता है, तो उसमें ये लक्ष्य रखा जाता है, कहता है कि 2035 तक भारत में जो कहा जाता है कि 6 करोड़ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में विद्यालय में उनका 100% एडमिशन कराना है। और एडमिशन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये कहता है कि 2047, हम कहते हैं कि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, तो ये कहते हैं कि 100% नामांकन, कोई भी बच्चा ना छूटे, 2047 तक का जो लक्ष्य रखाया गया है। निरक्षर जो शब्द है ना, अक्षर, जिसे अक्षर ज्ञान, सभी, ऐसा कोई भी भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष ना छूटे जिसे अक्षर ज्ञान ना हो। कहने का मतलब है कि सभी को ज्ञान से ओतप्रोत करना है, सभी को शिक्षा देनी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष ना छूटे, कोई भी उम्र का ये ना छूटे कि जिसे अक्षर ज्ञान ना हो। तो 2047 का वो टारगेट रखा गया है, जहाँ पर ये तीन चीज़ की गई। अब लेके चले कि सरकार क्या रख रही है, 2047 का टारगेट रख के चलिए, तो आप भी लेके चलिए कि अभी भी हमारे भारत में कई ऐसे करोड़ों की संख्या में, हम जब बात करें कि 6 करोड़ तो आपके बच्चे अभी शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं, तो उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लानी है। अब हम यहाँ पर देखें हैं कि लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक मापदंड समस्या का मूल न केवल आपका निर्धनता है और न स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता खराब,
गुणवत्ता खराब गुणवत्ता ही निहित नहीं है, बल्कि लैंगिक पूर्वाग्रह और घिसे पिटे सामाजिक मापदंड भी हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी विद्यालय, अगर आपके आसपास कोई विद्यालय है वहाँ पर ढंग की पढ़ाई नहीं होती, स्कूल जाने से क्या फ़ायदा, तो वहाँ पर भी वही चीज़ है। तो गुणवत्ता भी हमारी खराब है। और जो हम कहें जो लैंगिक, ताकि जब हम कहते हैं जो पूर्वाग्रह की अगर हम बात करें, जो घिसे पिटे सामाजिक मापदंड होते हैं कि हम तो कहते हैं कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी, लड़कियां सिर्फ चौखा चूल्हा करेंगी, तो सिर्फ लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारी जो समाज की जो ये मापदंड है ना, जो ये जो जो बहुत बैकवर्ड करके जो सोच है, इस सोच को कहीं ना कहीं जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक हमारी ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप कहते हैं कि जिन राज्यों में बालिकाओं द्वारा माध्यमिक शिक्षा स्तर की पढ़ाई छोड़ देने की उच्चतम दर पाई जाती है, तो वह राज्य कहीं वही राज्य है जहां लड़कियों के लिए एक उल्लेखनीय प्रतिशत, अगर कहें 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर दिया जाता है। देखिए, अगर आपको ये पता होगा, अभी उत्तराखंड में इसी नवंबर माह में, अगर हम कहें जब आपके स्थापना दिवस था, तो उस उपलक्ष्य में क्या कहते हैं, यूसीसी को उत्तराखंड सरकार ने लागू किया गया था। और कहें यूसीसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना उत्तराखंड बना। तो यूसीसी की अगर हम कहें तो उसमें जो यूनियन सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो गर्ल्स की जो विवाह की एज क्या रखी गई है, पता है आपको? किसी को पता है? 21। बिल्कुल, 21। बिल्कुल सही कहा कि अब जो लड़कियों की एज जो रखी गई है उत्तराखंड में, जो पहले ये होगा, अब लड़कियों की जो पहले जो शादी हो जाती थी वो 18 वर्ष में हो जाती थी। अब इस एज को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। 21 साल से पूर्व बच्चों की शादी नहीं हो सकती। जब 21 साल परिपक्व है, उसके पूरी तरीके से बॉडी से भी परिपक्व हो जाएगी। और 18 साल नहीं, अब 21 साल ये आयु निर्धारित कर दी है। क्या होता है, पूर्व पहले भी ऐसा होता है, बहुत ढेर सारे में हमने देखा होगा बैकवर्ड एरिया में, अगर गाँव घरों में देखते हैं, तो क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी करें, क्योंकि जो क्यों करते हैं, मुझे कोई बताएगा कि कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी 18 वर्ष से पूर्व कर देते हैं, तो क्यों कर देते हैं? बेसिकली ये हमें गरीब तक सर निपटाना होता है उनको। नहीं। सर एक तो सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि गर्ल्स को वो सोचते हैं कि प्रोटेक्टिव रहेंगे, अपने घर चली जाएंगी इज्जत के साथ, क्योंकि इज्जत बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। मुझे उत्तराखंड का इतना नहीं पता है, लेकिन हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, वहां पे मेन कारण यही है। दूसरा, जो हमारे पहाड़ों के लोग हैं, फौजी हैं, और उनका ये होता है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले अपना मकान बना ले और लड़की को विदा कर दे। बिल्कुल सही। देखिए, आपका जो हिमाचल और जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब, अन्य राज्यों की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर जो होती है सेफ्टी, सबसे बड़ी सेफ्टी ये होती है, क्योंकि माता पिता बहुत निर्धन होते हैं। तो जब लड़की 12 साल से ऊपर की हो जाती है, जब उसके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। जैसे आपने देखा होगा, हाथरस जैसे घटना देखी होगी आपने, कोलकाता जैसे घटना देखी होगी, उत्तराखंड में जो जो कौन सी थी वो, अंकिता भंडारी जैसे अंकिता अंकिता हत्याकांड। जैसी भंडारी जैसे केस देखे। तो ऐसे में क्या होता है, जो माता पिता वो होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अगर कहीं मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, तो समाज में हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि लड़की की शादी जल्द, अगर वो 10th क्रॉस कर जाती है, अगर हम कहें माध्यमिक शिक्षा जब ग्रहण कर लेती है, तो जैसे ही 12वीं पास होती है, तो पहाड़ों में कहीं पर भी हो, तो उनकी सुख बुखाड़ी होती है कि लड़की को जल्दी से जल्दी उसका रिश्ता आ जाए, उसकी शादी कर दी जाए, तो जिससे कि बच्ची जी सेफ रहे। बेसिकली जो मुद्दा रहता है कि वो सेफ्टी का मुद्दा रहता है। ये नहीं कि निपटारा करना नहीं होता है, वो निपटारा इसलिए किया जाता है कि वो चाहते हैं कि लड़की की कोई भी किसी के साथ कोई भी इस तरीके से उसकी आबरू को ना लूट दे, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, तो यही सबसे मेन वजह होती है। अगर मान लीजिए सेफ्टी अगर हमारे भारत में रहती, जिस प्रकार से हम कहते हैं पश्चिमी देशों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जिस प्रकार से हम पश्चिमी सभ्यता को जिस प्रकार से अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है होता है। जिस प्रकार से हमारी क्या है, हमारी जब तक सोच, जब गुण जो सोच है, वो जब तक हमारी सोच परिपक्व नहीं होगी, तब तक हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यही कारण रहते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि बालिका की शिक्षा पर कम व्यय करना,
हमारी गूढ़ सोच होती है कि स्कूलों के चयन और निजी ट्यूशन तक पहुंचाना और उच्च शिक्षा के विषयों का के चयन में लैंगिक पूर्वाग्रहों की जो गहरी जड़ें जमी हुई हैं। अब कैसे हैं कि मान लीजिए दो पल के लिए कि स्कूल में बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, ट्यूशन करना पे वो अच्छा प्रदर्शन करे, लड़की करे ना करे उसको कोई नहीं, कि भैया कल के डेट में तो चूल्हा चौका ही समानना है। और इस स्तर पर बालिकाओं का औसत वार्षिक घरेलू व्यय जो होता है 2,860 रुपये के आसपास उनका घरेलू व्यय होता है। बालकों पर व्यय की तुलना में ये बहुत कम है। अगर हम मान लीजिए एक ये बेसिकली औसत पूरे साल भर का अगर हम व्यय देखें तो लड़की पर जो व्यय किया जाता है, एक नॉर्मल जो होता है ना कि राष्ट्रीय आय, जिस तरीके से हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय जब हम निर्धारित करते हैं तो कि एक राष्ट्र की कितनी आय है, प्रति व्यक्ति आय जब हम निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। तो ये एक औसत आय, एक औसत घरेलू व्यय होता है कि जो लड़की पर 2,860 रुपये, आज की तिथि में भी ये स्थिति है। ये करंट रिपोर्ट है, मैं ये करंट रिपोर्ट ही मैंने आज बनाई थी। तो इसके आधार पे 2,860 रुपये ये वहन करती हैं, जो बालकों के सापेक्ष क्या है ये बहुत कम है। तो याद रखिएगा। अब अगर हम देखें भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की औसत वार्षिक लागत साधारणतः और स्नातक कार्यक्रमों की जो तुलना में बहुत अधिक होता है। देखिए हम माध्यमिक स्तर तक तो बात करते हैं कि जो खर्चा होता है वो कम होता है, जैसे हम स्नातक स्तर पर पहुंचते हैं या फिर कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं तो वहाँ पर व्यय बढ़ जाता है। तो बेसिकली 8,000 रुपये की तुलना में वो 50,000 रुपये तक वो पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो बालिकाएं होती हैं, चाहे अगर जो आपके फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, जब डिग्री कोर्स में दाखिला लेती हैं तो उसमें सफल होती हैं तो उसका एक छोटा सा अनुपात है। जैसे इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो 28%। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालिकाओं का जो प्रतिशत होता है जो डिग्री कोर्स में अगर हम कहें जब जो तृतीय डिग्री में दाखिला रहती है, जब वो सफल हो जाती तो उसका इंजीनियरिंग का अनुपात क्या होता है, अगर हम देखें तो 28.5% होता है। जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ता है और जबकि कोई फार्मासिस्ट बच्चियां करती हैं तो 58.7 होता है और सामान्य स्नातक स्तर पर वैकल्पिक चुनौतियां 50% ही होता है। अब देखिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व तो सबसे कम है और उसके बाद भी डीन और निजी विद्यालयों में भी वो आते हैं। तो बेसिकली ये आंकड़ा आपके सामने रखा है। अब यहाँ पर ये आंकड़ा है, ये देखिए मैं फिर से उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ जो ये इंदु जी ने कहा था कि गर्ल्स ड्रॉप आउट आंकड़े हम आपके सामने साझा कर रहा हूँ। मैं ये आंकड़े बनाने में भी काफ़ी समय लगा था, बेसिकली मुझे इसी पे आज सारा दिन समय लगा था। देखिए एक ऐसा अनुमान है कि कोविड की अगर जब हम बात करते हैं, जब कोविड की अगर बात करते हैं, जब कोविड चला था तो उसके कारण क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर 2.4 करोड़ से अधिक बालिकाएं स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। इतने लोगों ने, बच्चियों ने क्या कर दिया था, स्कूल ड्रॉप बैक कर दिया था। अब लेके चलिए कि कितनी संख्या में बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया। अभी अगर ये बच्चियों ने इतना स्कूल छोड़ा तो उसका पीछे ना कोई रीजन तो रहा होगा ना। अगर क्या यहाँ पर बालकों की संख्या ढेर की है, बताइए, बोलिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए महामारी के कारण स्कूल बंद रहने और आर्थिक कठिनाइयों से शिक्षा के मामले में महिलाओं की समस्याओं को प्रभावी करने के कई कारण हमारे सामने आते हैं, संगन कर दिया गया है। भारत में परिप्रेक्ष्य अगर कहें महामारी से पहले उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन के अनुपात की अगर बात करें, ग्रॉस एनवायरमेंट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि क्रमिक जो वृद्धि सकारात्मक हमें देख सामने से हमें तो सकारात्मक चीज़ें देखती हैं मगर जो अंदर हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। 2012 से लेकर 13 तक अगर हम बात करें, जो महिलाओं की बात करते हैं, जो उसमें 19.8% और 2019 से 20 में जो रहा 27.3% दे रहा। इसके बावजूद भी अगर हम देखें महिलाओं की जो समस्या है उच्च शिक्षा में अधिक सूक्ष्म तस्वीर देखी जा सकती है। हालांकि अभी महामारी जैसे लॉकडाउन बुरी स्थिति ये रही है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ होती हैं। जैसे शिक्षा का महत्व महिलाओं में सामाजिक विकास अगर कहें, उच्च सामाजिक प्रतिलाभ विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे एकादशी समीक्षा के अनुसार अगर स्कूली शिक्षा की केवल अतिरिक्त अगर कहें तो इसमें चाहे वो निजी विद्यालय है, निजी दर की अगर बात किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि के लिए वैश्विक औसत क्या होता है 9% होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसी व्यक्ति की
आय में वृद्धि के लिए वैश्विक औसत लागत कितनी होगी, औसत प्रतिशत कितना होगा। वहाँ पर 10 दिया जाएगा, 9 दिया जाएगा, 8 दिया जाएगा, तो आपको बताना है 9% ये होगी। जबकि स्कूल के अतिरिक्त वार्षिक वर्ष में अतिरिक्त वर्ष का अगर हम प्रतिफल देखें तो उसमें क्या होगा, 10% से अधिक ये हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो उच्च शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव क्या होता है। दिलचस्पी जो बच्चियां लेती हैं, तो उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए निजी प्रतिलाभ पुरुषों की तुलना में पर्याप्त अधिक होते हैं। विभिन्न अनुमान लगाए गए तो 15 से 17% होता है। तो बेसिकली हमने महिलाओं के बारे में वो देखा। अब हम बात करेंगे जो हमारा जो मेन टॉपिक था। देखिए, हम कहते हैं कि स्कूल छोड़ने के कारण क्या होते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगर हम बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करें, 2010 लागू किया गया था। और भारत में इस कानून से 6 साल पूरे हो गए हैं। अगर हम देखें तो 6 साल जब पूरे हो गए थे, तो इस कानून के तहत प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की एक पीढ़ी छठी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे 9वीं और 10वीं में भी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हमने जब ये राइट टू एजुकेशन को लाया गया था, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो 9वीं कक्षा में दोबारा फेल हो गए, फिर 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ये कारण है। अब देखिए, हम जो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी जड़ की हम बात करें, भारत में शिक्षा का अधिकार जब कानून लागू हुआ होने के बाद जमीनी स्तर पर बहुत ढेर सारी चीज़ें में बदलाव हुआ। मसलन अगर देखें, स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा। हर साल 8वीं पास करने वाले बच्चों की संख्या की लगातार उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी। हम यहाँ पर बच्चों को हमने पोषक आहार भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, सारी कुछ दे रहे हैं। तो बच्चे को क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल तक आना है, चाहे उसकी किताबें हैं, हर चीज़ों का खर्चा दे रहे हैं। तो क्या हो, जिससे कि जो 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो गार्जियन है, गार्जियनों में भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर या कहें वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। और उनको भी कहीं ना, अगर काम में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि बच्चों को वो 10 से अगर 9 से लेकर अगर 2 बजे तक के अगर क्या है विद्यालय में, उस समय तक वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो मसलन अगर हमने कहा तो नामांकन बढ़ रहा है, 8वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और इसके बाद ही शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों में बच्चों का ठहराव और सवाल ज्यों का त्यों बना। जब कक्षा 8th जब पास होगी, तो उसके बाद जब बच्चों के ठहराव की बात आती है, वो जस के तस हमें देखने को मिलते हैं। 8 करोड़ से भी ज़्यादा। देखिए बच्चों, मैंने आपसे पहले 6 करोड़ कह रहा था। एक्चुअल जो आंकड़े यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो ये कहता है कि 8 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों के कभी स्कूल नहीं जाने और स्कूल आने के बावजूद भी क्या करा है, काम कम करने के मजदूरी को अगर हम बात करें तो मजबूर किया जाता है। तो 78 लाख बच्चों की मौजूदगी है। और प्राथमिक शिक्षा की बहाली कहानी ये दोहराती है। बेसिकली अगर हम देखें, ऐसे बच्चे हैं जो 8 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 1 से लेके 5 तक या 8 तक की अगर हम बात करते हैं, भारत में इतने ढेर सारे बच्चे हैं जो अभी भी क्या है, उच्च शिक्षा या जो प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा से भी अभी क्या है, वंचित हैं। अगर इतने बच्चे अगर वंचित हैं, तो सोच लीजिए कि ये रेशियो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो छात्र जो ड्रॉप बैक कर रहे हैं या कहीं स्कूलों को छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा ये खींच रहा है। तो ये देखिएगा। अब इसमें ये देख पा रहे होंगे, शिक्षा का अधिकार कानून में क्या बदला। देखिए, इससे क्या हुआ, क्या बदला। सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों का नामांकन बढ़ा। और दूसरा है कि शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई। और तीसरा है, देखिए, करोड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। और चौथा है, आपके स्कूल से बाहर बच्चों की कुल संख्या में तकरीबन 1 करोड़ की कमी आई। जब ये राइट टू एजुकेशन जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया था सरकार द्वारा, तो कहने का मतलब, जब हम कहते हैं कि 8 करोड़ बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हैं, तो 8 करोड़ में से 1 करोड़ अगर माइनस भी कर देते हो, तो कम से कम 7 करोड़ बच्चे। तो 1 करोड़ बच्चे क्या हैं आपके, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा उनको प्रोवाइड की जा रही है। और 5वां पॉइंट अगर कहता है कि मगर अभी भी स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या अगर हम बात करें तो 8.4 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इसे कम करने के लिए गंभीर कदम उठाना जरूरी। तो देखिए, तकरीबन हमने कहा कि अब ये जो ये रेशियो है ना, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप NAP 2020 का आंकलन करोगे, जब उसके आंकड़े आप देखोगे, तो ये आपके बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले मिलेंगे। जो ये रेशियो बन चुका है, 12 करोड़ से भी ऊपर का रेशियो ये जा चुका है। तो ये लेके चले कि हम तो कह रहे हैं कि अभी हम कह रहे हैं कि शिक्षा क्या है, पूरी तरीके से हमने सभी को दे दी, मगर वास्तव में जो आंकड़े जो बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि 12 करोड़ से भी ऊपर अभी बच्चे क्या हैं, शिक्षा से वंचित हैं। जो शिक्षा अभी जो स्कूल के दरवाजे भी जिन बच्चों ने नहीं देखे, क्योंकि अपने घरेलू काम हो गया है,
या फिर उन पे छोटी उम्र में ही उनको परिवार की जिम्मेदारी होती है, गरीबी के कारण नहीं जा पाते हैं। बहुत ढेर सारे ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं कास्टिज्म भी सामने आता है, और माहौल भी ऐसा होता है, शिक्षक का बच्चों के प्रति जिस प्रकार से व्यवहार आता है, दंडात्मक कार्रवाई जिस तरीके से करता है, बच्चे के मन में डर बैठता है। तो बहुत ढेर सारे ऐसे जो कदम हैं जिससे कि बच्चा पहले तो जाता है, फिर उसके बाद वो स्कूल को क्या करता है, गिव अप कर देता है। तो ये बहुत डर से चीज़ है। अब ये छठा पॉइंट कह रहा है कि 8वीं तक बच्चों को पास करने की जो नीति के कारण सकारात्मक आंकड़े बेहतर हुए। अब मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक लगातार पास हो रहा है, अगर यही बच्चा अगर कक्षा 6 में उसको, अगर उसे पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, उसे नाम लिखना नहीं आ रहा है, तो हम उसको कक्षा 7th में भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो 7th में भेज दे रहे हैं, तो इससे बच्चे के अंदर अगर क्या जिज्ञासा पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई ना कि यार मैं तो पास हो गया, अब मैं 7th में चला गया। अगर यही बच्चे को अगर कक्षा 6 में अगर हम उसे फेल कर दिया जाए, तो बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा, नकारात्मक भाव उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब नकारात्मक भाव आएगा, उसके समकक्षी बच्चे अगर पास हो गए, अगले कक्षा में जाता है, अगर वो नहीं जाता, तो फिर वो क्या करता है, स्कूल आना छोड़ देता है। कहीं ना कहीं उसको शर्म लगती है, ये कहते हैं उसके साथी अगली क्लास में चले जाते हैं। तो ये बेहतर कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं। और देखिए, स्कूल में बच्चों बच्चों का डर कम हुआ है। पहले बच्चे बहुत डरते थे, अब कम हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शिक्षकों का व्यवहार बदला है और ये भयमुक्त माहौल बनाने की बात से सहमत है। जैसे कल डिबेट चल रही थी कि बच्चों को अब हम मार भी नहीं सकते हैं, उनको डांट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो धारा 17 है और 19 है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम बच्चों को किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई उन बच्चों पर नहीं कर सकते हैं। यदि किसी भी बच्चे पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उस टीचर के खिलाफ या उस विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये तमाम चीज़ें चाह के भी शिक्षक उनको हाथ नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि 9वां पॉइंट कहता है कि स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है, किताबें फ्री मिल रही हैं, ड्रेस फ्री मिल रही है, जूता फ्री मिल रहा है। और आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में जो गरीब बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कहें बहुत बड़ी बात है। अब हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर खाने के लिए, बच्चे के खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, बच्चा भूखा रहता है। कहीं ना कहीं उसको एक कारण से वो विद्यालय जाता है कि अपनी भूख को शांत कर सके। उसको ये पता है कि दोपहर का खाना मुझे स्कूल में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो खाने की वजह से भी, अगर हम देखें शहर में, अगर हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर हम बेसिकली इस चीज़ पे हम देखें, तो शारीरिक रूप में ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट था ना कि भोजन से बच्चे को पोषक आहार, जो कुपोषण हमारे भारत में जो फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू एजुकेशन लाने का भी एक मुद्दा ये था कि बच्चे को जो स्कूल में निःशुल्क क्या दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, पोषक आहार दिया जाएगा। देखिए सरकार दिन पर दिन क्या करी, जैसे मोबाइल वैन है या बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को क्या करें, जागरूक करिए, स्कूलों में आने के लिए उनको आमंत्रित करिए। बहुत ढेर सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि हम शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 10वां पॉइंट कहता है कि सरकारी स्कूलों में आंकड़ों का काम काफ़ी बढ़ गया है और इसके कारण शिक्षण कार्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो ये आपका क्या हुआ है, देखिए हमने जो बात करा है कि जब शिक्षा राइट टू एजुकेशन, जब ये कानून आया तो उससे क्या बदला, ये सारी चीज़ें बदल गई। अब देखिए क्या नहीं बदला जिसके बदलने की ज़रूरत है। अब यहाँ से ये चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए पहला पॉइंट है कि निजी और जो सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, मगर ठहराव की समस्या जैसी थी पहले वैसी ही बनी हुई है। उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत हमें है। सबको समान शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा का सवाल भी अभी कायम है। ठीक है, और ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद भारत में सिंगल टीचर स्कूलों की मौजूदगी बनी हुई है। और स्कूलों की अगर बात करते हैं, स्कूल में विभिन्न विषय के अध्यापक नहीं है, ड्रॉप बैक ये है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावी होती है और वह कक्षा 8 के बाद आगे लाभ जो क्या है लायक क्षमता विकसित नहीं कर पाते। देखिए हमने क्या कहा आपसे कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक हमने पहुंचाया, उसके बाद वो क्या है आगे जैसे ही वो 9th में जाता है, तो 9th में फिर क्या है, प्रावधान तो ऐसे है नहीं कि फेल किया जाता। फिर बेसिकली अगर 9th में अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिक होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। अगर आज सरकारी स्कूलों की स्थिति देखोगे, बच्चों को हम पढ़ना नहीं आता। हमारे विद्यालय में ही है एक बच्चा कक्षा 11th में, उसको लिखना नहीं आता, पढ़ना, अपना नाम तक लिखना नहीं आता, मगर 11th में पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं
हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, ये सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जिससे बदलना उनको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखिए, कहता है कि पांचवा पॉइंट है कि स्कूल आने वाले लाखों बच्चों में गणित और भाषाई बुनियादी कौशलों का विकास नहीं हो पा रहा है। हमने जो कहते हैं मैथमेटिक पोर्शन की बात करते हैं, जो हमारी जो बुनियादी भाषा है, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही, जिसके कारण क्या है, बच्चे स्कूल छोड़ने की परिस्थितियों में उनमें विकसित हो जाती है, वो नहीं कर पाते। भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि करोड़ों बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सरकार दो चीज़ों पर इसको टारगेट कर रही है, एक तो स्कूलों में बच्चों को लाने की और भारत से कुपोषण मुक्त करना है, तो ये भी इन विद्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। और बहुत से सरकारी स्कूलों में शौचालय, जैसा भी बिल्कुल सही कहा था, देखिए आपने पूर्व में इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया था कि शौचालय नहीं है, लड़कियां उसमें नहीं जा पाती हैं। अगर हम कहें गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल्स वाला स्कूल है, तो उसमें बॉयज़ ही टॉयलेट है, तो लड़कियां क्या है, नहीं जाती हैं, खुले में नहीं शौच कर सकती है, तो इस वजह से क्या होता है, बच्चियाँ उस विद्यालय से क्या है, ड्रॉप बैक करती है, तो नहीं जा पाती हैं, कहीं ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो ये होता है बच्चों के सामान उनके साथ इस्तेमाल कर नहीं कर सकती हैं। तो ये देखिए, बहुत से सरकारी स्कूल में शौचालय की स्थिति दयनीय है, बच्चों के सम्मान के साथ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति भी क्या है, बदलाव की ज़रूरत है। बहुत से स्कूलों में शिक्षक शराब पीकर आते हैं और फिर भी स्कूल में गैर हाजिरी लगाकर स्कूल से चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अक्सर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, पहलुओं पर बदलाव की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या करा है, जो टॉपिक चल रहा है हमारा, तो स्कूल छोड़ने के कारण उनकी बताए। अगर कोई टीचर, हमने देखा होगा बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हमने न्यूज़पेपरों में भी पढ़े हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी देखा, तो स्कूल में शराब पीकर आता है, कोई टीचर नहीं आती हैं, सो जाती हैं, बच्चों से अपने हाथ पैर दबाती, तो ये क्या है, तो बच्चों को जहाँ पर हमने शिक्षा देनी चाहिए, तो अपने बच्चों से निजी काम करा रहे हैं। तो बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर स्वीपर नहीं होते हैं, तो बच्चों से क्या करता है, टॉयलेट साफ कराया जाता है, विद्यालय में झाड़ू पोछा लगाया जाता है, विद्यालय को स्वच्छ कराया जाता है, तो बच्चे पूरे दिन वही कर रहे थे, तो पढ़ने में नहीं रहते। तो इस वजह से वो कहते हैं कि घर में हम तो कुछ कर नहीं रहे, वहाँ जाके तो हमें सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना है, तो इससे बढ़िया हम स्कूल ही नहीं जाते। तो ये इसको बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बच्चों की पढ़ाई में असर पड़ता है, तो इस पहलू में बदलाव बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के अधिकार कानून की जब हम बात करते हैं, तो बाल केंद्रित बातों बात करता है, जबकि अनुशासन जो कोठारी आयोग के समय से ही हो रही है और शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला माहौल होने। देखिए, बेसिकली अगर हम यहाँ पर कोठारी आयोग की हम जब चर्चा करते हैं, तो भारत का सबसे सफल आयोग के रूप में माना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे सफल आयोग है कोठारी आयोग। ये पूर्व में ही इस चीज़ पे बल देता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक को केंद्र बिंदु रख के होनी चाहिए। और जो शिक्षक है, शिक्षक को प्रशिक्षु शिक्षक होना चाहिए, और क्वालिटी बेहतर शिक्षक हमें लाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। और यदि कोई टीचर किसी तरीके से अध्ययन कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसको समय दर समय क्या करना चाहिए, हमें उसको प्रशिक्षण देना चाहिए, जैसे डायट जैसे संस्थान है, या फिर एनसीईआरटी के माध्यम से या एससीईआरटी के माध्यम से क्या उन्हें समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि जो शिक्षक है अपने आप को रिकॉल कर सकते हैं और आज के अनुसार क्या कर सकता है, वो आज के अनुसार तालमेल बैठाकर बच्चों को पढ़ा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें करने की हमें क्या है, ज़रूरत है। अब ये देखिए, शिक्षकों को बच्चों के प्रति और पीछे रहने के लिए जिम्मेदार बनाने वाला सिस्टम नहीं बन पाया, और इस पर भी बहुत ज़्यादा गंभीर ये सवाल पैदा होता है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आता है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। देखिए, स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, मेहंदी में मिलाने वाली पत्तियां तोड़ने वाले बच्चे भी होते हैं। देखिए, बता सकती हैं कोई, मुझे को कोई बता सकता है कि बच्चियां बेसिकली, अभी हमने तो चर्चा कर ली है, और क्या कारण हो सकते हैं जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं। यशोदा, बता सकती हैं क्या कारण हो सकते हैं बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमने अभी तक जो जितने कारण बोले थे उससे कुछ अन्यतर बता सकती हैं। बताइए, मेरी आवाज आ रही है, आप सभी को आ रही है, इंदु आ रही है बेटा। जी सर, आ रही है। कुछ मूर्ख ऐसे जुड़ जाते हैं ना ये इस क्लास में, जो बोल नहीं पाते। तुम क्या शिक्षक बनोगे, तुम यहाँ पर नहीं बोल पा रहे हो कि बच्चों को पढ़ा पाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे वो तो तुम ही जानते हो, राम मालिक है तुम्हारा। चलिए आप बताओ इंदु बेटा, बता सकती हैं कि क्या। सर ज्यादातर तो यही है कि लड़कियों को घरेलू कार्यों में ज्यादा व्यस्त रखते हैं। हम्म
और और जैसे अभी लिखा हुआ था मेहंदी की पत्ती तोड़ने के लिए, जहाँ होटलों वगैरह में देखा है हमने कि बच्चे 100-100 रुपए के लिए चाउमीन की ठेली पे काम करते हैं कि पैसे घर में आएंगे। और पेरेंट्स में भी मतलब गलत आदतें हैं कि वो बच्चों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए कि बच्चे पैसा लाएंगे। भिक्षावृत्ति बहुत बड़ा रीजन है हमारे जैसे सिटीज में देखा जाए, तो बच्चों को भीख मांगने के लिए लगा दिया जाता है, गर्ल चाइल्ड को देके और ज्यादा पैसा मिलेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पर जो तो चीज़ें आपने अभी जी। अभी जो चीज़ों को जिक्र आपने कराया, तो वहाँ पर यही चीज़ें हमने यहाँ पर भी लिखी हैं। देखिए, हमने कहा कि मेहंदी, ये जो मेहंदी की पत्ती तोड़ने वाले बच्चों को स्कूल ना भेजते हुए उन पत्तियों को तोड़ कर क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं आमदनी वो चाहते हैं कि घर वाले माता पिता कहते हैं कि आय दुगनी होनी चाहिए। तो जैसे हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि आय दुगनी कब होगी, जब आपका बच्चा, आप और सब लोग काम करने में लग जाओगे। जो 50 रुपये आते थे वो 150 रुपये आ गए, आय दुगनी, यही तो इनका कॉन्सेप्ट है। तो अब ये देखिए, भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या हमने कहा कि 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। याद रखिएगा, हमने जो अभी NEP 2020 के अकॉर्डिंग 12 करोड़ के आसपास है। अब आपको ये बताओ ना बेटा, इंदु ये बताइए कि आपको ये जो आंकड़ा जो यहाँ पर आपके सामने रख रहा है, कोई ना कोई चौंकाने वाला आंकड़ा है नहीं है। हम आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, 79 ईयर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा हमें घटना चाहिए, जबकि बढ़ना चाहिए, ये बढ़ रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा देश का। सर घटना चाहिए, घटना चाहिए, देखिए, घटना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस तरह से बोलती है कि हमने इतनी पॉलिसीज लॉन्च कर दी हैं, इतनी स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए, घर घर में जाके, मुझे गवर्नमेंट का इतना नहीं पड़ता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो भी घर घर में जाके प्रचार करते हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए। तो ये घटना चाहिए। और पेरेंट्स भी अब अवेयर्ड हैं, अब पुरानी मानसिकता वाले कम ही लोग हैं, लेकिन फिर भी ये बढ़ गया, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है। वही तो कह रहा हूँ। और मुझे आज ही इसी क्लास में पता चला कि इतना लेवल हाई है हो चुका है अनपढ़ बच्चों को, जो बेचारे स्कूल ही नहीं गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में पूरा हम पूरे शिक्षित हैं। हम तो ये बच्चों का आंकड़ा बता रहे हैं बेटा। अभी जो ये जो हमारा जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं, जो अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनका ये आंकड़ा है। अगर हम ओवरऑल देखें, नीचे से अगर हम देखें, अगर हम उच्च शिक्षा तक की अगर हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा से लेकर अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो ये आंकड़ा आपके 25 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाता है। ये लेके चले कि हमारा देश, जो हम कहते हैं कि जो विश्व गुरु की बात करते हैं, तो विश्व गुरु की डेफिनेशन हमें तो सिर्फ, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हर किसी व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ गए, एक वो क्या था, चुनावी जुमला था। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें जुमलेबाजी की जा रही है हमारे देश को। अगर हर किसी देखिए ना कि कोई भी, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी जब सरकार में सत्ता में आ जाती है, वो नहीं चाहती है कि शिक्षित सभी बच्चे शिक्षित हो जाएं। अगर यदि सभी बच्चे शिक्षित हो जाएं, तो वो सवाल करना शुरू कर देंगे, रोजगार की मांग करना शुरू कर देंगे। और जब ये बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, जब रैलियों में 50,000 2 लाख जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो कहाँ से आएंगे। अगर सारे बच्चे पढ़ लेंगे तो वो कहेंगे यार हमें तो, अगर आप आपसे कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में आके परेड ग्राउंड में आके आप उनके भाषण सुनने के लिए जाओगे, आप जाओगे? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे से कहोगे मैं ही नहीं जाऊंगा। अगर किसी बच्चे से कहेंगे जा तेरे को वहाँ खाना भी मिलेगा, वो कहे खाने के चक्कर में वहाँ जाएंगे, तो क्या है, ये अशिक्षा है। जब तक हम इस अशिक्षा को दूर नहीं करेंगे, तब तक ये देश इसी तरीके से चलता रहेगा। और यह बताने का ये पर्याप्त यह स्थिति है कि काफ़ी गंभीर समस्या है। ये गंभीर समस्या हम और आप लोग असली ज़िंदगी और में रोज़गार के ऐसे ऐसे बच्चों से मिलते हैं। देखिए, आपने अभी कहा था कि आपने चाहे सिटीज़ हैं या फिर आपने भिक्षावृत्ति की बात करी, तो बेसिकली ये बड़े बड़े सिटीज़ में, ये मंदिर के बाहर से बेसिकली हमें, देखिए, हम जहाँ पर जितने मंदिरों को जितना हम मंदिरों को निर्मित कर रहे हैं, जिस हिसाब से आज हमारे देश में मंदिरों का निर्माण हो रहा है, अगर इस गति से अगर विद्यालयों का निर्माण होता, तो शायद ये चीज़ें नहीं होते हैं। मंदिर क्या देते हैं, मंदिर हमेशा क्या, किन चीज़ों को पैदा करता है, मंदिर हमेशा भिखारियों को पैदा करता है। जो ऐसे चीज़ों को पैदा करता है, भिखारी ज़्यादा मिलेंगे। और जो शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ से बच्चे अपने जीवन को आगे बढ़ते हैं और अच्छे व्यक्तित्व वाले बनते हैं, और कहीं ना कहीं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर बनाने से उनके भिखारियों की संख्या बढ़ेगी। तो बेसिकली अगर आप जहाँ पर सर्वाधिक रूप में देखा जाओगे, तो मंदिर के बाहर से ढेर सारे भिखारी, कोई के हाथ टूटे हैं, कोई किसी के बच्चों का जब अपहरण किया ले जाते हैं, उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह ऐसे बच्चे हमें मिल जाते होंगे, जो स्कूल से बाहर होटलों में काम करते हुए, आपने चाउमीन का अभी जिक्र करा, जानवरों को चराते हुए, या फिर परिवार के साथ शहरों में काम करते हुए दिखाई दे। जो जो चीज़ें आपने
वॉच करी होंगी, जब आप मार्केट जाते होंगे कहीं पर, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती। अगर जितने भी यहाँ पर अभी लोग जुड़े हैं, अगर कहीं भी हम किसी बच्चे को अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो आपके जहन में ये वाला आज का जो टॉपिक हमारा जो चला है 8 करोड़ जो बच्चों की हम बात करें, तो उन 8 करोड़ बच्चों में वो भी बच्चा है आपके इसमें ही शामिल है। वहीं बहुत से बच्चे गांव गांव और गलियों में दिन भर घूमते रहते हैं, फिर भी परिवार के साथ खेतों पर काम करने जाते हैं और फिर बाजार में सब्जी बेचने या जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। तो ये अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी दिनचर्या नहीं चल पाएगी। तो ये ज़्यादा मायने इनके लिए क्या रखता है, शिक्षा रखती है या फिर इनको अपना जीवन को गुजर बसर करना है। तो बेसिकली हम कहेंगे हमें अपने जीवन को सरवाइव करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि शिक्षा। हम जब अपने जीवन को सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षा से क्या करेंगे। तो बेसिकली चाहे वो खेतों में काम कर रहे हों, अनाज उगा रहे हों, या फिर बाजार में सब्जी बेच रहे हों अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए, चाहे वो जंगल में लकड़ी शाम को, आपको बताइए, आप मेरे को ही बताइए, आज गैस सिलेंडर 1,000 रुपये का हो चुका है, चाहे आप हो मैं हूँ, हमें गैस सिलेंडर अगर जल्दी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार इतनी जल्दी कैसे खत्म, कहीं ना कहीं हमारे उसमें क्या बटन आना शुरू हो जाता है। तो गरीब जो बच्चे जो परिवार हैं, जिसको कहा जाता है उज्ज्वला योजना, आपने बहुत ढेर सारी अभी जिक्र भी करा था, ऐसी बहुत ढेर सारी योजनाएं सरकार द्वारा लाई है। उज्ज्वला योजना लाई गई है, पहले फ्री सिलेंडर दिया जाता था, फिर 1,000 रुपये भरने के लिए कौन सा लाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो सिलेंडर को कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या करते हैं कहीं ना कहीं लकड़ियाँ बीनने के लिए 2-2 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर चले जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो हमने ये तमाम चीज़ें आप पे ये डिस्कस करी। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं का नेतृत्व की भूमिका होनी चाहिए, निर्धनता का उन्मूलन होना चाहिए। महिलाएं देश की आबादी के लगभग आधे भाग का निर्माण करती हैं, इसीलिए देश में उनकी स्थिति में सुधार और निर्धनता उन्मूलन पर्याप्त हमें प्रयास करने चाहिए। आगे की राह क्या होगी, तो आगे की राह ये सारी चीज़ें आपके बताई हैं। देखिए हमने अभी आपसे मैंने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात है, एक लैंगिक समावेशी निधि, ठीक है, का क्या करता है, प्रावधान करती है कि इस निधि का उपयोग इन स्कूलों के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका में भी शिक्षा शिक्षा के साथ करने का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमें चाहे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करो या किसी अन्य की तरफ से करो, तो ये तमाम चीज़ें हो जाती। अब देखिए ये कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि भारत में स्कूल छोड़ने वालों की दर और कारण और उन्हें कैसे रोका जाए। ये कहता है, जैसे हमने अभी आपसे चर्चा करी थी बेटा, यहाँ पर देखिएगा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो सामाजिक पूर्वाग्रहों या असमानता का मुकाबला कर सकता है, और भारत ने सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी बहुत बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्रांतिकारी योजनाएं तो लाई। और प्राथमिक शिक्षा का अगर हम कहें, सार्वभौमिक माने सभी को शिक्षा धारण करने की बात करें, सार्वभौमिक सभी को लेकर चलने का जब यहाँ पर बात करते हैं, नामांकन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण क्या करा, एक पहल करी, और लेकिन बाद में कक्षाओं में छात्रों को बनाए रखने की एक सबसे बड़ी चुनौती। हमने योजनाएं तो क्रियान्वित कर दी, थोड़ा बच्चे आए भी, अब उनको ठहराव का मतलब क्या होगा कि बच्चों को कक्ष में ठहराना है। ठहरा मतलब कि नियमित रूप से बच्चा स्कूल में अपनी उपस्थिति दे। तो अब ये बड़ी समस्या थी। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये कहता है कि भारत में शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक मानी जाती है, और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों की अगर बात करें तो 256 मिलियन, कहने का मतलब 26 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए लगभग 1.5 मिलियन लाख स्कूल हैं। देखिए अगर हम देखें भारत में तो क्या है, आपके 26.5 करोड़ से अधिक क्या हैं बच्चे वर्तमान समय में क्या हैं कार्यरत हैं स्कूलों में। और इन स्कूलों जो स्कूल हैं बेसिकली हम इसमें भी निजी स्कूलों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ आपका सरकारी आंकड़ा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर 1.5 मिलियन, ये 15 लाख स्कूल हैं। इस चौंका देने वाला आंकड़ा के बावजूद भारत में अनुमानित शिक्षा दर की अगर हम बात करें 7.7। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा का जो साक्षरता दर कितना है, इसको नोट कर लीजिए, 77.7 77.7% क्या है हमारा साक्षरता ये दर है। याद रखिएगा साक्षरता दर को 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर लोगों के रूप में परिभाषित किया। हम जब साक्षरता की जब बात करते हैं, साक्षरता किन को लेके चलते हैं, तो साक्षर वो होते हैं जो 7 वर्ष की आयु से अधिक आयु के जो लोग होते हैं हम उनको साक्षरता की श्रेणी में रखते हैं। तो याद रखिए कि जो 7 वर्ष से नीचे के लोगों को, जो बच्चे होते हैं, हम उनको साक्षरता की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने आ रही। कुछ सकल जो नामांकन अनुपात जो GER, अगर हम कहें सकल
सकल नामांकन अनुपात कक्षा 6 में अगर हम बात करें, इसको देख के बेटा का इसको नोट कर लिए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो दर है वो आपके 90.9% है। अब ये घट कर 9 और 10 के लिए अगर हम कहें तो 79.3 हो गया। कक्षा 6 से लेकर 8 तक कितना था? 90.9% था। अब जैसी कक्षा 9 में बच्चा प्रवेश करता है, 9-10 के लिए क्या कहते हैं, जो अनुपात हो गया है 89.3% हो गया। और कक्षा 11 से 12 तक जाने तक अगर बच्चों के अगर हम रेशियो को देखें तो 56.5% हो गया। और 6 से लेकर 17 वर्ष की आयु की अगर बच्चों की अगर बात करें 3.22 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर ये हो गए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वर्तमान समय अगर हम कहें, जो ये आंकड़ा जो जारी कर गया अभी वर्तमान समय में, हमने कहा कि 90% हमारी क्या थी, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बच्चों की जो साक्षरता दर थी, वहीं पर ही 9 से 10 तक अगर कहें तो ये 79.3 हो गया। और वहीं पर 11 से 12 की बार 56.5 हो गया। अब वो देखिए, अगर जो बाहर हो गए जो जितने भी बच्चे 6 से लेके 18 वर्ष की आयु, अगर आप देखोगे 17 आयु, अगर राइट टू एजुकेशन कहेंगे, जो सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें, जो आपने देखा होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्कूल चले हम एक नारा था, सवेरे सवेरे यारों से मिलने, आपने वो गाना सुना होगा। बेसिकली ये कविता भी है। तो इसमें क्या है, ये जो आयु वाली जो श्रेणी है 6 से लेकर अगर माध्यमिक शिक्षा तक की अगर बात करें तो यहाँ पर 3.4 करोड़ बच्चे क्या हैं अभी वर्तमान समय 2018 17 और 18 की बात कर रहा हूँ मैं। 17 और 18 में इतने बच्चे जो शिक्षा से बाहर हो चुके हैं। 12वीं तक की अगर हम बात करें तो जो 6 से लेकर 17 साल तक के बच्चे जो थे 2017 और 18 की जो आंकड़ा बताता है वो कहता है कि 3.22 करोड़ बच्चे क्या है ये बाहर हो गए। ये सरकारी आंकड़े जारी किए गए। अगर सरकारी आंकड़े, आपको पता है कि अगर कहीं पर कोई हादसा होता है, अगर कहीं पर 10 जने मरे होंगे तो वो 5 दिखाता है। तो ये क्या है, ये एक अगर ये आंकड़ा देखो तो ये जो आंकड़ा होगा 5 करोड़ से ऊपर का ये आंकड़ा होगा। तो बेसिकली हम देखें तो 3.22 करोड़ बच्चे अभी क्या है स्कूल से बाहर हो चुके हैं। और इस देखिए, मैंने बच्चा आपसे ये कहा था कि मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा था ना, नहीं कर रहा था, एनईपी 2020 की बात कर रहा था जी सर, जी मैं। सर। एनईपी 2020 की जिक्र इसलिए कर रहा था। देखिए, ये कहता है कि इस समस्या को निपटाने के लिए मैं, देखिए, जब आप बेटा जब आप वो पूरी तरीके से जब पढ़ोगे ना, जब मैंने कहा था कि आपसे कि जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर से उसकी तरफ मैं बढ़ाऊँ। ये है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। जब आप ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया तो आने वाले कोई भी शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों को आप शानदार तरीके से आप कर सकती हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने, अगर मान लीजिए मैंने एनईपी 2020 या 1968 पढ़ी है, 86 पढ़ी है, 92 पढ़ी है, तो ये पढ़ने से तब पता चला कि ये चीज़ें हैं। तो अब हमने कहते हैं कि भैया स्कूल न जाने वाले बच्चों के कारण, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि इस समस्या से निपटने के लिए राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, एनईपी 2020 की अगर बात करते हैं, तो इसमें ये जो लक्ष्य रखा गया था 2030 की मैंने बात करी थी। तो 30 की अगर प्री स्कूल की जब हम बात कर रहे हैं, प्री स्कूल से लेके माध्यमिक स्कूल तक का जो हम कहते हैं, तो ये कहते हैं कि 2030 का लक्ष्य रखा गया है सरकार ने। ये कहते हैं कि 100% हम यहाँ क्या कर देंगे, नामांकन कर देंगे। याद रखिएगा, कितना कर देंगे, 100% नामांकन। क्या आपको लगता है कि 100% नामांकन हो जाएगा? बताइए। मुश्किल है सर, लेकिन असंभव नहीं है, नहीं हो मुश्किल सकता। है। आप ये देखिए ना, हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एक प्लेस से यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं कि 2017 और 18 में इतने बच्चे बाहर हो गए हैं शिक्षा से। तो इतने बच्चे, ये आंकड़ा कितना है, 17 और 18 का है। तो इतने बच्चे अगर बाहर हो गए, अगर हम देखें 2017-18 से लेकर 2024 तक के बीच देखें तो ये रेशियो बढ़ गया होगा, ना कि घटा होगा। समझ में आ रहा है? अभी इसी बीच में कोरोना काल भी आया था, जी सर। जी हमने कहा सर। था कोरोना काल में अधिक जी सर। अधिक संख्या में बच्चे क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे। यहाँ पर हमने, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ, आपने देखिए, जी सर। हमने जी यहाँ पर कहा था कि जब कोविड आया था, कोविड में बालिकाएं कितने हो गए थे, सिर्फ बालिकाओं की बात कर रहा हूँ, कितनी, 2.4 24 करोड़। करोड़ 2.4 करोड़ तो यहाँ पर बालिकाएं बाहर हो गई थी। और देखिए, 2 पॉइंट ये बच्चियां अगर बाहर हो गई हैं
कौन सी बात कर रहे हैं, ये 19 की बात कर रहे हैं, 19-20 का जो आंकड़ा है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये लेके चलिए, ये आंकड़ा घटने के बजाय क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो आंकड़ा है, ये जो लक्ष्य है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, लक्ष्य रखना अच्छी बात है। हम कहेंगे, अगर आप कहती है ना कि भैया मैं 2025 में मैं जॉब ले लूंगी, 100% मैं जॉब ले लूंगा, आप तो अपना 100% दे रही हो ना, दे रहे हो ना। अगर बाई चांस नहीं जी जी नहीं लगी, तो फिर आपको मान लो, आपने कहा 2025 में, आपकी लग रही 2028 में, तो आपका तो जो 25 वाला जो आपने 100% का, तो वो तो गया। जी तो सर। ये एक, हम क्या कहते हैं, एक समय सीमा निर्धारित करते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ तक ये अचीवमेंट कर लेंगे, मगर कभी हो नहीं पाता है। तो जैसे हमने कहा, राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, 2000 से लागू किया, तो 2010 तक के हमने कहा था इसका लक्ष्य को पूर्ति कर लेंगे। फिर हमें 2010 से 2017 तक उसको बढ़ाना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो NEP 20 को ओपन एंड डिसेशन क्या है, लर्निंग जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी क्या करते हैं, शिक्षा में सार्वभौमिक शिक्षा के माध्यम से हम सभी तक पहुंचने की बात करते हैं। ऐसा कोई भी वो नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना है, शिक्षा जब हम सार्वभौमिक की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर लिंग, जाति, धर्म और उसके रसूखदार है या उसके धन को भी मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। अभी आपने कहा था, जैसे कि पूर्व में ही कुछ शब्द मुझे अभी याद हैं, इंदू जी ने कहा था कि बहुत ढेर सारे ऐसे कि हिंदू मुस्लिम का आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं टीचर के प्रति, अगर मैं कहूँ बच्चे के प्रति क्या होता है, टीचर अगर वो हिंदू है, अगर वो क्या बोलते हैं मुस्लिम है, तो हमारे कहीं ना कहीं हीन भावना है। आपने एक वीडियो देखा होगा बेसिकली, अगर कुछ 4-5 महीने पूर्व एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक निजी स्कूल में एक मैडम ने अपनी कक्षा में एक जो मोमडन बच्चा था, तो उसको हिंदू बच्चों से उसके गालों पे बहुत ज़्यादा थप्पड़ मरवाए थे। अगर आपको याद होगा, आपने देखा था। जी नहीं नहीं। सर तो नहीं। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो एक निजी स्कूल का, ये प्राइवेट स्कूल का था, तो उसने कहा था कि उस बच्चे को मैडम आई थी, वो उठा था, तो उसने कुछ कहा था, तो बेफालतू में मैडम ने कहा कि इसको मारो। तो ये मुस्लिम है, तो इसको मारो। जैसे आपने कहा ना कि बच्चे के अंदर डर बैठ जाता है। अगर मान लीजिए हिंदू बच्चों ने मुस्लिम बच्चे को 4-4 थप्पड़ मारे थे, वो बहुत बुरा सुर्खी बना था। तो अगर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बच्चा स्कूल जाएगा कल से? नहीं जाएगा ना। जी नहीं। हमने एक व्यक्ति को अगर टारगेट करा, तो जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं तो सारे डर गए होंगे, जी जी तो सर। सर। बच्चे जाएंगे नहीं, वो डरेंगे। तो कब क्या हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये बेहतर बुनियादी ढांचा, व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, लचीले शिक्षण की बात करते हैं, और साथ ही उसको बढ़ावा देने पर इन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जा सकता है। तो याद रखिए, भारत में अगर हम भारत स्कूल छोड़ने वालों की जो भारत छोड़ने वालों की अगर उनको रोका जा सकता है, स्कूल में जाने वाले बच्चों को फिर से स्कूल में सम्मिलित किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। अब आपको देख पा रहे हो कि भारत में स्कूल छोड़ने वालों के कुछ एक में यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये है आपका फीमेल, यह है मेल। देख पा रहे हो कि कितना पॉइंट आपका रेशियो बन रहा है। कोचिंग की बात करें, मेरिट की बात करें, या फिर कंप्लीट जो है अंडर कंप्लीट की बात करें, स्कूल इज फेयर ऑफ अगर बात करें, देखिए आप यहाँ पर ढेर सारे आपके सामने ये एक चार्ट बना है। तो पोजीशन कितनी डामाडोल है, हम्म, आप इस चार्ट से देख पा रहे हो। जी जी सर। सर। जी देखिए, सर। मेरिट के बाद कितनी बच्चियां पढ़ सकती हैं, सिर्फ 13.2% पढ़ रही हैं। हम्म, अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ना, कौन इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पर आपने फाइनेंसिंग जो फाइनेंस प्रॉब्लम जिनको है, देखिए कितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख पा रहे होगे। तो ये आंकड़ा ये है। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये आपने देखा होगा किस प्रकार से ये स्रोत जो लिया है, जो विकिपीडिया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो रिपोर्ट है 2017 के आधार पर ली है, और ये जो UDI 2021 और 22 के आधार पर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो याद रखिएगा, वित्तीय चुनौती क्या होती है, निम्नलिखित सामाजिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा का वित्तीय बोझ, बच्चों की
शिक्षा में बाधा बन जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने चर्चा करी थी, हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चे बच्चे पढ़ने के लिए, माँ बापू के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, दवा दारू के पानी वो नहीं है, अपने इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, तो बच्चों को स्कूल कहाँ से पढ़ाएंगे। ये बच्चे अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि माता पिता का नाम मात्र की फीस भी नहीं दे सकते। अगर बच्चों से अगर हम कहें 2-10 रुपये दो, तो वो भी नहीं दे सकते, क्या बच्चे को पढ़ा पाएंगे। और बुनियादी ढांचे की कमी है। देखिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई है, हमारे जो बुनियादी ढांचा होता है, बुनियादी ढांचा नहीं है। देखिए बुनियादी स्वच्छता की कमी, महिला छात्रों के लिए स्कूल छोड़ने के बड़े कारणों में से एक कारण है। अन्य बार सीमित स्थान, शिक्षण स्टाफ का मतलब, और साथ ही एक ये जो भी आपने जो मेरे को गिनाई थी वही तमाम चीज़ें। घरेलू और आर्थिक दायित्व हमारे सामने आ जाते हैं। शिक्षा में रुचि, अगर हम शिक्षा में रुचि का गए, इसमें बहुत से बच्चे स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई जा रही जानकारी के आसपास की चीज़ों को या फिर उनके जीवन में जुड़ी नहीं रहती हैं उपलब्धि, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए प्रवास का अलग अलग घुमक्कड़ प्रयास होते हैं एक स्थान से खाना बदोश जिसे हम कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर सामाजिक मुद्दे आ जाते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा करी थी, सामाजिक मुद्दे भी आ जाते हैं कि बच्चे की हमने क्या है जो लिंग के तौर पे हम कहते हैं लड़की है लड़का है, सामाजिक मापदंड होते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। जो सांस्कृतिक नियम होते हैं, व्यवहार होता है, और भेदभाव हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कभी कोई लड़का छेड़ देता है, कभी कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कभी टीचर ही छेड़ देता है, कभी टीचर ही गलत हरकतें कर लेता है। जब हम कहते हैं कि स्कूल में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अगर टीचर ही अगर स्कूल में छेड़ना शुरू कर दे, तो फिर बच्ची जो पढ़ने ही पड़ेगी ही नहीं, कभी भी स्कूल के दरवाजे देखना ही पसंद नहीं करेगी, वो घर में ही बैठे रहना चाहेगी। तो ये ढेर सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें बच्चियां क्या कर देती हैं, स्कूल को छोड़ देती है। जल्दी शादी कर देना, ठीक है। अब जल्दी शादी, देखिए स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, यहाँ पर क्या है, स्वच्छता सुरक्षा संबंधी, सबसे हमने अभी अभी हमने चर्चा करी थी सुरक्षा से संबंधित। और कम उम्र में शादी की प्रथा का प्रचलन, खासकर से लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने की उच्च दर का एक प्रमुख कारण यही है। आयु वर्ग की उच्च शिक्षा लड़कियों को विवाह के उपरांत साथी खोजने की चुनौती के कारण, अभी आज की डेट में देखोगे तो लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो शादी की प्रॉब्लम आ जाती है। ये ढेर सारे हमारे सामने जो देख रहे हो खराब बुनियादी ढांचे होते हैं। देखिए हमने जो बात कर रहे हैं कि ना, जो शिक्षा स्कूल न जाने वाले बच्चों की हम बात करें, देखिए एक एक चीज़ मैं कल पूछूंगा, यहाँ से मैं फिर से दोबारा दोहराऊं। पहला पॉइंट है वित्तीय चुनौती आती है, बुनियादी ढांचे की कमी होती है, और घरेलू आर्थिक दायित्व होते हैं। शिक्षा में कुछ बच्चे रुचि लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। प्रवास का प्रभाव होता है, सामाजिक मुद्दे आ जाते हैं हमारे सामने, जल्दी शादी हो जाती है, खराब बुनियादी ढांचे और समर्थन का होता है। जब प्रवेश परीक्षा की तैयारी, अब देखिए भारत में स्कूल छोड़ने वालों के प्रवेश परीक्षा की तैयारी, जो क्या करते हैं, जो प्रवेश परीक्षा के लिए जेई और नीट जैसे परीक्षाएं की तैयारी, इंटर की बात करते हैं, तो वो आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसी में अपने कैरियर बनाते हैं, तो ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो इस वजह से भी ये स्कूलों की छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए भारत में स्कूल छोड़ने वालों को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। अगर देखिए भारत में जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उनको रोकने, अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ गया, ये देखिए हम अब अंतिम पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि इसके समाधान की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब हमारा ये अंतिम वाला पॉइंट चल रहा है, ठीक है ना बेटा। जी सर। देखिए जी अब सर। यहाँ पे देखिए अंतिम पॉइंट हमारा चल रहा है। ये देखिए कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं पर नेतृत्व कर रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता। अभी अभी आपने कहा था ना, सरकार सिर्फ बहुत ढेर सारे नाम मात्र की योजनाएं ला रही हैं, अनगिनत ऐसी योजनाएं हैं, ठीक है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब ये जो कार्यक्रम जब लॉन्च किया गया था, हमारे देश की जब जो हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो वैश्विक स्तर पर गोल्ड मेडल ला रही हैं, जब वो बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अपने जो दिनेश फोगाट हैं या फिर वो साक्षी मलिक जैसे जो भारत का जिन्होंने नाम विश्व में किया, तो जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वही उनके साथ क्या करते हैं, यौन शोषण करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि भैया हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो बच्चियां तो कभी सुरक्षित है नहीं। एक तरफ हम नारा दे रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पटाओ, ये वाला एक शब्द उनका था। तो ये देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है। देखिए छोड़ने, अब उनको रोकने के उपाय कह रहे हैं हम यहाँ पर, सिर्फ रोकने के उपाय कह रहे हैं। स्वच्छ विद्यालय,
सक्षम आवश्यकताओं वालों छात्रों के लिए भी जैसे टॉयलेट की सुविधाएं होनी चाहिए, अलग शौचालय हो या बच्चों के लिए अलग से कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाए आदि लर्निंग गतिविधियां हों। और साथ ही गैर सरकारी संगठन जैसे देश में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार के कुछ कोऑपरेटिव जो सेक्टर हैं उनके दोनों की साझेदारी को बढ़िया काम कर रहे हैं। और इन सभी प्रयासों में हम बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कुछ हद तक सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे तरीकों में सुधार गुंजाइश है। जैसे कि अभी हम कहें दिल्ली, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर किया है उसी तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। देखिए, स्कूल छोड़ने की दरों को कम करने में बुनियादी ढांचे में हमें सुधार करना है। देखिए, जो ऊपर चीज़ें हमने कहा वही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बुनियादी ढांचे को हमने बेहतर करना है, आपस में स्कूल तक पहुँचाने के लिए बेहतर करना है, स्वच्छता करना है, अधिकतम कक्षाओं और बेहतर अध्ययन सामग्री, ज़मीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को बेहतर करना है, धन आवंटन करना है, धन इकट्ठा करना है, स्कूल में अच्छे शिक्षक पहुँचाने हैं, सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक है। और टैगिंग और निगरानी, हमारे अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनमें सुरक्षा का भाव होना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए, तमाम चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। और समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी को भी बढ़ावा देना। देखिए, हमारा जो जिस समुदाय में हम जिस समाज में रह रहे हैं तो समाज का भी नैतिक कर्तव्य होता है कि बच्चों को प्रेरित करे, अभिभावकों का भी दैनिक कर्तव्य है कि बच्चों को आगे बढ़ाए और उनके जो चीज़ें अचीव करते हैं उन पे उनको अप्रिशिएट करे किया जाए। वो तमाम चीज़ें ये होती हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये कहता है कि शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता को मजबूत करना। हमें विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को भेजने हैं जो बेहतर शिक्षण कार्य कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक नहीं हैं जो काम चोरी करते हैं। जो शिक्षकों को जो आज का जो परिदृश्य है उसके हिसाब से पढ़ाना नहीं आ रहा तो उनको रिटायर किया जाए और ऐसे कुशल शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और ये कहते हैं कि व्यवसाय प्रशिक्षण कौशल का विकास करना चाहिए। देखिए, हम जहाँ पर ये कहते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर और वित्तीय स्थिति में लाने के लिए उज्जवल भविष्य देने के लिए तैयार करना, और माता पिता का सपना होता है कि पाठ्यक्रम में व्यवसाय प्रशिक्षण कौशल में उसको जोड़ा जाए। देखिए, हम कहते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने इंजीनियरिंग की बात करें, हमने कहा कि आपको पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीबीए हो गया, ऐसे सब्जेक्टों को जो व्यवसाय सब्जेक्टों में हमने बच्चों को जोड़ना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। निजी क्षेत्रों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। और देखिए, एनईपी 2020 का ड्रॉप आउट को रोकने में मदद की जा सकती है। शिक्षा को सार्वभौमिक तक पहुंचाने का कहने का मतलब है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की बात करें। जब हम सार्वभौमिक कहते हैं सभी को लेकर चलने की बात की जाती है। और लचीले शिक्षण मार्ग का व्यवसायीकरण करना, ये मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और साथ ही कक्षा 6 में व्यवसायिक प्रशिक्षण को लचीले ढंग से वैकल्पिक विषय में लाना है। और यहाँ पर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जाने समावेशी पाठ्यक्रम को लाना चाहिए और शिक्षक प्रशिक्षु होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 20 को हम अगर आप पढ़ने चाहिए, हमें ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। देखिए, स्कूल को स्मार्ट स्कूल होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, ई लर्निंग होनी चाहिए। और साथ ही हमें बेसिकली अगर हम देखें तो आज की जो जनरेशन है, हम कहते हैं टेक्नोलॉजी पर हमें बेसिकली फोकस ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेट होनी चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए। और हमें सर्वाधिक रूप में जो आज के फोकस रखना चाहिए वो ई लर्निंग पे हमें सर्वाधिक रूप में AI जैसे सब्जेक्ट में। और साथ ही हम आज की मांग जो हमारी AI है और चैट GTP जैसे प्रोग्रामों को हमें बच्चे को सिखाना चाहिए जिससे कि बच्चा बेहतर कर सके, अपने भविष्य में अपने उज्जवल भविष्य को कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये आज तक हमारा जो ये टॉपिक था ये हमारा समाप्त होता है। तो बेसिकली ये वाला हमारा टॉपिक 5वां टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। चलिए, क्या बोलते हैं विद्या जी, आपके समझ में आ रहा है बेटा? जी सर।